इस वीडियो में एक आदमी एटीएम से पैसे निकाल रहा है। क्या आपको इस वीडियो में कुछ डिफरेंट लग रहा है? एक बार दोबारा देखिए। इस आदमी ने इस एटीएम को छुआ भी नहीं और फिर भी पैसे बाहर आने लगे। वो वेट कर रहा है और पैसे एटीएम से खुद बाहर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ हैकिंग की मदद से पॉसिबल है। इस स्कैम के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि 7 फरवरी 2019 को जेफ बेजोस को ब्लैक मेलिंग मैसेजेस मिले कि अगर उन्होंने ब्लैकमेलर्स की बात नहीं मानी तो उनके और उनकी गर्लफ्रेंड मिस लॉरेंस सैंचेज के पर्सनल मैसेजेस और उनके साथ एक दूसरे को शेयर की हुई न्यूड पिक्स पब्लिकली शेयर कर दी जाएगी। यस, यू हर्ड इट राइट। हैकिंग से सिर्फ हम जैसे कॉमन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जेफ बेजोस जैसे टेक जायंट्स के भी फोन हैक हुए हैं, जिनकी वजह से उनका डिवोर्स हुआ है। इसी हैकिंग की वजह से उनके न्यूज़पेपर्स के एक खास जर्नलिस्ट का भी मर्डर करवाया गया। इस स्टोरी को समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में एक जर्नलिस्ट था जिनका नाम था जमाल खशोगी, जो सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ कई आर्टिकल्स भी लिखा करता था, स्पेशली सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। जेफ बेजोस की ये हैकिंग की कहानी की शुरुआत होती है 27 मार्च 2018 में, जब सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस को डिनर पर इनवाइट किया। जेफ डिनर पर चले गए। वहां उनकी मुलाकात प्रिंस से हुई, जिन्होंने उनसे बातचीत की और दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हुए। कुछ वक्त के बाद सऊदी प्रिंस ने जेफ बेजोस को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और दोनों के बीच बातचीत हुई। नंबर एक्सचेंज करने के ठीक एक महीने के बाद सऊदी प्रिंस ने जेफ बेजोस को एक व्हाट्सएप वीडियो भेजा, जो कि एक MP4 फाइल थी। जेफ की नजरों में ये बस एक कॉमन व्हाट्सएप वीडियो था। वो ये नहीं जानते थे कि इस वीडियो के पीछे कितना खतरा छुपा है। अचानक से उनके फोन से डेटा एक अलग ही स्पीड से दूसरे सर्वर में अपलोड होने लगा। जितना नॉर्मली उनके फोन से डेटा अपलोड होता था, उससे 29,000 टाइम्स ज्यादा। शुरू में तो जेफ को खबर नहीं थी, पर बाद में पता चला कि उनके फोन से 6 GB का डेटा बाहर गया है। इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये समझ आ गया कि उनका फोन हैक हुआ था। जी हाँ, बिलियनर जेफ बेजोस, जिनके पास ना जाने कितनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में आते हैं, उनका फोन भी हैक हुआ। और इस हैक के पीछे और कोई नहीं, बल्कि वो आम सी MP4 फाइल थी जो व्हाट्सएप के थ्रू सऊदी प्रिंस ने भेजी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये MP4 फाइल को जेफ बेजोस ने डाउनलोड भी नहीं किया था। अब इस MP4 फाइल में ऐसी क्या खास बात है जो उनके फोन के हर एक्शन रिकॉर्ड होने लगी? और इसका जवाब है पेगासस। अब ये पेगासस क्या है? पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो इस्राइल की कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे किसी भी एक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। लोकेशन, ऑडियो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, इमेजेस, कुछ भी। 1 साल पहले ये सॉफ्टवेयर सऊदी अरेबिया ने इजराइल से खरीदा था। ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि यूजर को वीडियो डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। डाउनलोड करने से पहले ही ये सॉफ्टवेयर किसी भी फोन को हैक कर सकता है। एग्जैक्टली, सिर्फ एंड्रॉयड ही नहीं बल्कि आईफोन भी। जेफ बेजोस के पास भी आईफोन ही था। उनका फोन तो हैक हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हुई। अक्टूबर 2, 2018 को वॉशिंगटन पोस्ट के मशहूर जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को मारा गया। जमाल खशोगी को किसने और क्यों मारा? क्या इसके पीछे सऊदी गवर्नमेंट का हाथ था? शायद हाँ। ये हाँ बोलने के लिए हमारे पास कई रीजंस हैं, जिनमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मर्डर सऊदी गवर्नमेंट ने ही करवाया है। जमाल के करीबी दोस्त उमर अब्दुल अजीज, जो कि उन्हीं की तरह सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनके फोन पर भी यही सॉफ्टवेयर मिला था। दोनों की कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड होती थी कि वो क्या बात करते हैं। पब्लिक में खशोगी सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ उतना नहीं बोलते थे जितना कि प्राइवेटली वो अपने दोस्त के साथ बोलते थे। अब ये बातें सऊदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं है कि कोई उनके खिलाफ बोले, इसलिए खशोगी को मरवा दिया गया। सोर्सेज का कहना था कि खशोगी को बहुत टॉर्चर किया गया था। एक ने यह भी कहा कि मारने से पहले उनके टुकड़े किए गए थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अक्टूबर में खशोगी की मौत हुई और 1 महीने के बाद नवंबर में सऊदी प्रिंस ने जेफ बेजोस को एक मीम भेजा। उस फोटो में एक औरत थी जो बिल्कुल लॉरेंस सैंचेज जैसी लग रही थी, और मीम में औरतों के साथ आर्ग्यू करने के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब ये लॉरेंस सैंचेज कौन है? लॉरेंस सैंचेज वो औरत है जिसके साथ जेफ का अफेयर चल रहा था, और ये सब पेगासस के थ्रू मोहम्मद बिन सलमान को पता था। एक्चुअली वॉशिंगटन पोस्ट में बहुत से आर्टिकल्स मोहम्मद बिन सलमान के बारे में लिखे जाते थे, और उन्हें लगता था कि जेफ बेजोस भी उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर उन्हीं का था। पर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप तो सिक्योर है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 2019 में फेसबुक ने यह भी कंफर्म किया था कि व्हाट्सएप के थ्रू स्पाईवेयर से हैक करना एकदम पॉसिबल है। उन्होंने NSO ग्रुप, यानी कि वो इजरायली कंपनी जिसने पेगासस बनाया है, उनके खिलाफ केस भी किया। उनका कहना था कि 2 हफ्तों में NSO ने पेगासस के जरिए 1400 व्हाट्सएप यूजर्स को हैक करने की कोशिश की है। जब जेफ बेजोस की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई कि उनके न्यूड पिक्चर्स रिवील कर दी जाएंगी, तो इस बात पर वो डरे नहीं और खुद ही ब्लॉग पोस्ट में ये सब पब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से उनका डिवोर्स भी हुआ। जेफ बेजोस ने एक एजेंसी को हायर किया था ये ट्रैक करने के लिए
कि ये सब किसने करवाया है, और नाम जो सामने आया वो था मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन MBS ने ये सब एलिगेशंस डिनाई कर दी। और रही बात मर्डर की, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि उन्हें जमाल खशोगी की मौत का दुख है और वो खुद को इस बात का जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि ये सब उनके रूल के अंडर हुआ, पर उन्होंने ये कभी अग्री नहीं किया कि वो मर्डर उन्होंने करवाया है। Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia, especially since it was committed by individuals working for the Saudi government. नेक्स्ट केस स्टडी है ashleymadison.com की। ये वेबसाइट है शादीशुदा कपल्स की जो अफेयर करना चाहते हैं। इस वेबसाइट को अगर हम खोलें तो इसकी टैगलाइन देख सकते हैं जिसमें लिखा है लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर। लेकिन जुलाई 15, 2015 को इस वेबसाइट पर एक अजीब मैसेज देखने को मिला। लिखा था कि अगर 30 दिनों के अंदर अंदर ये वेबसाइट बंद नहीं की गई तो हैकर्स वेबसाइट का सारा डेटा लीक कर देंगे। एक्चुअली इस वेबसाइट की पॉलिसी थी कि वो किसी यूजर का डेटा डिलीट नहीं करते थे। अगर कोई अपनी फुल प्रोफाइल डिलीट करना चाहता था तो उसे $19 पे करने पड़ते थे। उसके बाद भी यूजर का नाम, एड्रेस और कोई भी परचेज डिटेल्स वेबसाइट के डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट नहीं होती थी। पर अब इस वेबसाइट को द इम्पैक्ट टीम नाम के हैकर्स ने हैक कर लिया था। उन्होंने वेबसाइट से डिमांड की कि वो अपनी वेबसाइट डिलीट कर दें, नहीं तो 30 दिनों के अंदर 36 मिलियन यूजर्स का डेटा पब्लिक के सामने आ जाएगा। ashleymadison.com ने डिसाइड किया कि वो इस वेबसाइट को बंद नहीं करेंगे। 30 दिन के बाद इस वेबसाइट के ऊपर मैसेज बदल गया और इसका सारा डेटा लीक हो गया। इसके फौरन बाद ही कई नई वेबसाइट्स भी लॉन्च हुई, जिसके बाद कोई भी इंसान लोगों के नाम सर्च करके पता कर सकता था कि ashleymadison.com में उनका अकाउंट था कि नहीं। सारी वाइफ्स इस वेबसाइट में अपने हस्बैंड का नाम ढूंढ रही थी कि कहीं उनके पति का नाम भी तो नहीं है, और हस्बैंड भी अपनी पत्नियों के नाम ढूंढ रहे थे कि कहीं उनकी वाइफ्स भी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। जब डेटा लीक हुआ तो ना जाने कितने सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और इवन मिलिट्री के लोगों के भी अकाउंट मिले। यहाँ तक कि जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे का नाम भी इसमें इंक्लूडेड था। कुछ वक्त के बाद हैकर्स ने यह भी रिवील किया कि एशली मेडिसन के CEO नोएल बाइडरमैन ने कई ऐसी फ्रॉड टेक्निक्स यूज करी थी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर फीमेल बॉट्स लगाए थे। फीमेल बॉट्स यानी वो अकाउंट्स जो कि एक्चुअली रोबोट्स होते हैं, पर उनकी डीपी और मैसेजेस से लगता है कि वो कोई इंसान है। ये बॉट्स मेल को अट्रैक्ट करते थे। ashleymadison.com पर कस्टमर्स को मैसेज पढ़ने के लिए भी पे करना पड़ता था, और बहुत बार ये मैसेजेस इन्हीं बॉट से आती थी, जिससे एशली मेडिसन का बिजनेस फ्रॉड से बढ़ता जा रहा था। पर एंड में नोएल को इन सब गलतियों का जुर्माना भरना पड़ा। उन्हें अपनी ही कंपनी छोड़नी पड़ी, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। कई लोगों को इस लीक की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। इसमें से एक यूजर थे जॉन गिब्सन। जॉन गिब्सन एक पादरी थे और प्रोफेसर भी। वो शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। वेबसाइट लीक में उनका भी नाम मिला। लीक के ठीक 5 दिनों के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में एशली मेडिसन का नाम मेंशन किया था और कहा था कि वो अपनी हरकतों के लिए शर्मिंदा है। ऐसे ही कुल मिलाकर 36 मिलियन यूजर का डेटा लीक हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वेबसाइट अभी भी एक्टिव है। अब आते हैं थर्ड हैकिंग केस स्टडी के बारे में, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट दुनिया के हर कंट्री के बैंक को लूटा गया। ये कहानी है उसी ATM वीडियो की जिसे बिना टच किए गए उसमें से पैसे निकलते रहते थे। ये कहानी है कार्बनैक की। एक रशियन बैंक एम्प्लॉय एक दिन बहुत परेशान था। उसने एक कलीग को फोन करके कहा कि उसने उससे कुछ बात करनी है, पर वो बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा कि वो बात ऐसे नहीं कर सकता। उसने कहा कि उसे लग रहा है कि उसका फोन ही नहीं बल्कि हर डिवाइस हैक हो चुका है। वो फेस टू फेस बात करना चाहता था, ना कि किसी डिवाइस की मदद से। वो अपने कलीग से मिला और उन्हें इन सब के बारे में बताया। एम्प्लॉयज ने इन्वेस्टिगेशन चालू की तो पता चला कि बैंक हैक हो चुका था और सर्वर का सारा डेटा चाइना और ना जाने किस किस कंट्री में जा रहा था। बैंक के एम्प्लॉयज परेशान हो गए और ये सब पता करने लग गए कि ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि बैंक के कंप्यूटर्स में एक VNC वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग नाम की ऐप इंस्टॉल है, जो किसी भी एम्प्लॉय ने इंस्टॉल नहीं की थी। इन्वेस्टिगेटर्स को शक होने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला और उसमें हाय लिखा। थोड़ी देर के बाद कंप्यूटर पर खुद ब खुद कुछ टाइप होने लगा और इसमें लिखा गया, हेलो, यू वोंट कैच अस। इसके बाद सब मिलकर ये पता करने की कोशिश करने लगे कि ये हैक हुआ कैसे। काफी छानबीन के बाद पता चला कि इस गैंग का नाम कार्बनैक है। हुआ ये था कि किसी एम्प्लॉय को एक फाइल ईमेल की गई थी और वो खोलने पर एक स्क्रीन शेयरिंग स्पाईवेयर VNC इंस्टॉल हो गया। ये बैंक के हर एक कंप्यूटर में फैलता गया, जिसकी वजह से हैकर्स को बैंक पर फुल कंट्रोल मिल गया। इन हैकर्स ने पैसे निकालने के लिए अलग से टीम बनाई, जिसे इन्होंने मनी म्यूल्स कहा। ये मनी म्यूल्स को ATMs में भेजते थे और रिमोटली उस ATMs को कंट्रोल करते थे।
ये एटीएम को बिना छुए उससे पैसे निकलवाते, जिससे मनी म्यूल्स कलेक्ट करवाते। इन्होंने करीबन हैकिंग करके बैंक से $1 बिलियन यानी करीबन 7500 करोड़ रुपए निकाले। पर फिर लगा कार्बनैक को पहला झटका। ताइवान में 2 कार्बनैक के मिडलमैन एटीएम पर चोरी करने के लिए आए थे। उन्होंने एटीएम के पास किसी और ताइवानीज को देखा। ये दोनों मिडलमैन डर गए और डर के मारे उन्होंने ढेर सारा कैश वहीं एटीएम पर छोड़ दिया और वहां से भाग गए। उस ताइवान आदमी ने जब इतना सारा कैश देखा और इन दोनों लोगों को भागते हुए देखा तो उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने सारे एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज को इन्वेस्टिगेट किया, जिससे ये पता चला कि ऐसे 22 मिडलमैन हैं, जिसमें से 19 ताइवान से कब के फरार हो चुके हैं। लेकिन 3 मिडलमैन अभी भी ताइवान में फंसे थे और न्यूज पर उनकी खबरें फैल चुकी थी। वो लोग बचने के लिए अपने पैसे छुपाने गए, लेकिन पकड़े गए। पर ये लोग तो सिर्फ मिडलमैन थे। एक्चुअल हैकिंग कौन कर रहा है ये अभी तक पता नहीं चल रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि कार्बनैक के असली मास्टरमाइंड को तुक्के से पकड़ा गया। वो जानने के लिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं अब स्पेन में। स्पेन की पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग अटैक को मॉनिटर कर रही थी। ये मॉनिटर करते समय एक इंसान उन्होंने पकड़ लिया, जिसका नाम था डेनिस के। डेनिस के एक क्रिमिनल था और एक कंप्यूटर हैकर भी। जांच पर पता चला कि उसकी बात रशियन माफिया से चल रही है। वो उसे मिडलमैन प्रोवाइड करते थे जो एटीएम से कैश कलेक्ट करते थे। इन रिटर्न उन्हें 40% पैसे दिए जाते। डेनिस के घर रेड हुई और वहां 2 BMWs, कई सारी ज्वेलरी और अकाउंट से 15,000 बिटकॉइंस मिले। इन बिटकॉइंस की वैल्यू तब $150 मिलियन थी, यानी करीबन 1000 करोड़ रुपए। पर कार्बनैक ने कुल मिलाकर 7500 करोड़ रुपए चुराए थे, जो आज तक नहीं मिले हैं। डेनिस के तो पकड़े गए, पर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अकेले हैकर नहीं थे। बाकी हैकर्स आज भी हैक करते हैं और कई सारे पैसे चोरी करते रहते हैं। आज कार्बनैक Fin7, जोकर स्टैश, कोबाल्ट स्पाइडर के नाम से भी काम कर रहा है। अगर लोग जेफ बेजोस का फोन हैक कर सकते हैं तो हम लोगों का तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा चौकन्ने रहें। वैसे तो सारे हैकर्स सिर्फ ब्लैक हैट हैकर्स नहीं होते, यानी वो जो हैकिंग से बुरे काम करें। कुछ हैकर्स एथिकल हैकर्स भी होते हैं जो हैकिंग से अच्छे काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि हैकिंग से भला अच्छा काम क्या हो सकता है। हैकर्स को पकड़ने के लिए भी आपको हैकिंग आनी चाहिए। जैसे कि साल 2021 में एक इंडियन लड़के को फेसबुक से 22 लाख रुपए का इनाम मिला, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम में एक ऐसा बग ढूंढ लिया था जिसकी वजह से हैकर्स को प्राइवेट फोटोज और वीडियोस का एक्सेस फॉलो किए बिना मिल जाता था। तो हम सब के लिए लर्निंग्स ये है कि कोई भी अननोन सोर्स के मैसेजेस या मेल्स ओपन ना करें। कॉल्स में किसी को भी अपनी कोई भी डिटेल ना बताएं। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल एक आम इंसान कई 100 घंटे ट्रैवलिंग के टाइम में बर्बाद कर देता है, जिस टाइम में वो कुछ अच्छा सीख सकता था। तो अगर आप ट्रैवलिंग के टाइम में या अपने फ्री टाइम में बहुत सी बुक से नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 180 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप इस नॉलेजेबल ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।